नियमों की खुल के कर धज्जियाँ उड़ाई गई। न तो जिले स्तर पे किसी जिम्मेदार अधिकारी ने और न ही राज्य स्तर पे किसी जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान लेने का प्रयास किया। विषयवार जो कमियां थी अभी हमारे साथी जो जिलाध्यक्ष लोग हैं वो जिला वाइज बताएंगे। विसंगतियों को लेके आज हम लोग गए थे घेराव करने जेडी साहब का। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे सभी के अभ्यावेदन जो प्राप्त होंगे उस पर विचार करते हुए निराकरण की बात तो कही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विसंगतियां जिस स्तर पे हुई हैं उस स्तर पे 1 या 2 आवेदनों का निराकरण करके विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सकता। जिस स्तर पे विसंगतियां हुई, जिस स्तर पे जानबूझकर गलतियां की गई, हमारी यह मांग है कि उन पूरे प्रकरणों पे विचार करते हुए संभाग के सभी जिलों में काउंसलिंग को रद्द किया जाए, नए सिरे से अतिशेष की सूची का निर्धारण हो और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से पुनः काउंसलिंग हो। शिक्षक संगठन अतिशेष के निर्धारण और शिक्षक विहीन संस्थाओं में शिक्षकों को भेजे जाने के विरोधी नहीं हैं। हम शिक्षक हैं, हम भी जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के लिए प्रताड़ना के स्तर पे यह कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने महसूस किया है कि अभी जो भी कार्रवाई हुई विशेष रूप से प्रशासन जिसको भरने के लिए इतनी बड़ी कमाई की गई, सूरजपुर के केवल 1 लाख में उर्दी में आप पाएंगे कि दर्जनों आज भी और वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे संभागीय अधिकारी अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, शासन स्तर से मिल रहे होंगे। आपने काफ़ी सवाल भी किए थे जिनके जवाब स्पष्ट तरीके से नहीं आ पाए थे, हम लोग भी सुने थे। हम चाहते हैं कि वास्तविक रूप से चिन्हांकन हो और वास्तव में एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन संस्थाओं में शिक्षक जाएं। हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही होनी चाहिए। पक्षपात पूर्ण कार्यवाही का यह साझा मंच पूर्णतः विरोध करता है। कमिश्नर कार्यालय पे भी हम लोग गए थे, कमिश्नर साहब नहीं थे। उपायुक्त महोदया को सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई है और उनका कहना था कि इस पे हम पूरी समीक्षा करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आज की हमारी मांग में दूसरी मांग हमारी थी क्रमोन्नति वेतनमान को लेके। यह प्रमुख मांग रही है जिसको लेके साझा मंच हमेशा लड़ता रहा है। सोना साहू के प्रकरण में एक शिक्षिका को क्रमोन्नति का लाभ मिला, लेकिन पूरे प्रदेश के शिक्षक इससे वंचित हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि एक जनरल ऑर्डर जारी करके सभी लोगों को एक साथ क्रमोन्नति की सुविधा दी जाए। संविलियन के बाद हमारी सेवाएं शून्य हो गई हैं। काफ़ी हमारे साथी जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई, रिटायर हो गए, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिला। तो संविलियन के बाद भी हम अभी भी पूर्णतः शिक्षक का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि LB संवर्ग के शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से उनकी सेवा की गणना की जाए। पदोन्नति में नए नियमों के तहत माध्यमिक शाला और हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता और शिक्षक के पद पे B.Ed को अनिवार्य किया गया है, जबकि हमारे भर्ती नियम में स्पष्ट रूप से अंकित है कि पदोन्नति हेतु
पात्रता केवल प्रशिक्षण की है, न कि अलग अलग बीएड या डीएड करने की। तो हमारे शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं, जो परिपाटी इस प्रदेश में चली आई है कि प्रशिक्षित शिक्षक का प्रमोशन किया जाता है, हम सरकार से हमारी अपेक्षा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए और जो 10% पद प्राचार्य के सीधी भर्ती के लिए नियत रखे गए हैं, उनके लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मैं अपने साथी सचिन त्रिपाठी जो सूरजपुर जिले से है, विस्तार में उस जिले की विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने हेतु आमंत्रित किया। सूरजपुर जिले में अगर अनियमितताओं की बात की जाए तो अधिशेष चिन्हांकन से लेके पदांकन और पदांकन के बाद तक जो प्रक्रिया चली है और जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के निर्देशन में चली है, उसमें इतनी त्रुटियां, और त्रुटि तो तब होती है, गलती हम उसको कहते हैं जो 1-2 मात्रा में हो, उसको कहा जाता है कि वो गलती हुई है। लेकिन जब बहुतायत मात्रा में कोई चीज़ सामने आए तो वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझकर किया गया कार्य होता है। सूरजपुर जिले में जब वरिष्ठता सूची बनी तो आप लोग पाएंगे कि 50% शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक उसमें से गायब था। अब उस 50% शिक्षकों का जब वरिष्ठता क्रमांक ही नहीं था, उस वरिष्ठता पर जो काउंसलिंग हुई वो क्या काउंसलिंग प्रमाणित थी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये लग जाता है। अनेक वरिष्ठों के रहते कनिष्ठ जो है वो काउंसलिंग में पीछे रह गए। पदस्थापना इनकी हुई 2-2 पदों पर, जो पद पहले से भरे हुए थे उन पर पदस्थ कर दिया गया। अब ये गलती तो शिक्षक की नहीं है, शिक्षक काउंसलिंग में आया, उसने पद चयन किया अपने अनुसार, उसे नहीं मालूम कि ये पद पहले से भरे हुए हैं, पदस्थ स्थान पर गया, पदस्थापना स्थान पर उसको वापस कर दिया जाता है कि वहाँ से पद भरे हुए हैं। अब वो व्यक्ति अपने स्कूल से रिलीव हो चुका है, वापस कहाँ जाए? वापस आने के बाद अब यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का खेल देखिए कि अब उसके काउंसलिंग की महत्वता समाप्त हो गई। अब यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उस व्यक्ति को स्वयं से पदस्थापना दे दी जा रही है, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा कोई पता नहीं। तो प्रशासनिक त्रुटि का खामियाजा उस शिक्षक को क्यों भुगतना पड़े? यही त्रुटि अगर प्रशासन से, शिक्षक से हुई रहती कहीं पर, तब तो उसका सस्पेंशन निश्चित रहे। और अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इस संबंध में। इतना ही नहीं, पदस्थापना होने के बाद सूरजपुर जिले में संशोधन का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभी आपसी सहमति पर एक संशोधन किया गया। इतने सारी महिलाएं जो 150 से 50 किलोमीटर दूरी पर पदस्थ हुई हैं, क्या उनकी इच्छा नहीं है कि उनका संशोधन हो? उनका पारिवारिक जीवन अभी इस समय एकदम समाप्ति के कगार पर है, इतनी दूर दूर पदस्थापना होने के बाद वो भी चाहती है उनको भी मौका मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो सूरजपुर जिले में अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं इस कदर हावी है कि वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, कमेटी जरूर बनाई गई है, आपका आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन उस आवेदन का निराकरण कैसे किया गया, क्या किया गया, ये बताने वाला, ये सुनाने वाला कोई नहीं। सूरजपुर जिले के जिला कलेक्टर महोदय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बाकायदा ये स्वीकार किया है कि लगभग 47 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना नहीं हो पाई। एक छोटा सा प्रश्न है कि सबसे पहला अधिशेष का नियम था कि सबसे पहले एकल शिक्षकीय पदों को भरा जाए, वो पद दिखाया जाए। क्यों नहीं हुआ ऐसा? कैसे छूट गए वो? और बाकी जगहों पर डबल पदस्थापनाएं हो गई। तो अपने आप में ये बताता है कि भर्राशाही किस कदर हावी हुई है वहाँ पर, और सुनने कहने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारे बगल का जिला सरगुजा जिला है, यहाँ पर बाकायदा अतिशेष नियम में दर्ज संख्या को देखकर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में दर्ज संख्याओं का मानक लेकर 4 कालखंड जो अतिशेष नियम में लिखा हुआ है कि 4 कालखंड जो है से अधिक पर एक शिक्षक देय होगा, कुछ पालन किया गया है। लेकिन सूरजपुर जिले में एक नया ही अध्याय शुरू किया गया। वहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में 2008 का सेटअप नहीं, स्कूलों का सेटअप देखा गया। अगर स्कूलों की हायर सेकेंडरी स्कूल लटोरी, हायर सेकेंडरी स्कूल कल्याण, दर्ज संख्या 600, 700, 800, इतनी दर्ज संख्या है। लेकिन अगर विद्यालय का सेटअप देखें
तो प्रति विषय एक एक शिक्षक वहाँ पर सेटअप में दिए हैं। अब वहाँ पर जहाँ 150 बच्चे हैं, क्या एक शिक्षक एक संकाय को पढ़ा सकता है? कभी नहीं पढ़ा सकता। और विशेषकर उसमें जो है अन्य संकायों में सेक्शन बटे हुए हैं, उस सेक्शन में एक शिक्षक कैसे पढ़ाए? लेकिन इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। 4 कालखंड का बिना ध्यान रखे उठा के एक सिरे से शिक्षकों पर विशेष किया। सुनने वाला कोई नहीं है। विकास खंड से लेके जिला तक बस आवेदन प्राप्त कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में तो आवेदन भी प्राप्त करके पावती दे रहे हैं। सरगुजा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अगर आप जाइए, आवेदन दीजिए, पावती मिल जाए तो आप ही लोगों में से कोई मेरे को दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े वीर हैं जो यहाँ से पावती प्राप्त करते हैं। वो तो रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। रिसीविंग दे दिए तो लेके कहीं कोर्ट में ना, ये स्थिति बनी। तो आज शिक्षक कहाँ जाएं, क्या करें? जो ज्वाइन करें न करें, उस स्थान से वापस कर दिया गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं। 2-2 दिन 3-3 दिन हो जा रहे हैं। उस अवधि का वेतन कौन देगा, कैसे बनेगा, कोई कहने सुनने वाला नहीं। तो हमारा कहना है कि जब आपको इतने प्रमाण मिल गए, एक ही विद्यालय में एक व्यक्ति को अतिशेष किया जा रहा है, उसी विषय से दूसरे व्यक्ति को वहाँ पदस्थ किया जा रहा है। तमाम उदाहरण सूरजपुर जिले में ऐसे। तो यदि आपके सामने इतने प्रमाण आ गए, इतनी सारी चीज़ें समक्ष में रख दी गई, तो उसके बाद और आपको कितने सबूत चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। इतना काफ़ी है किसी भी युक्तिकरण की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए। हमारी मांग है नए सिरे से पारदर्शी तरीके से इसको कराया जाए और बिल्कुल युक्तिकरण हो, लेकिन अधिकारी इसमें भाई भतीजावाद करने से बचे, जिससे कि शिक्षकों को बराबर अधिकार मिल सके। अंबिकापुर सरगुजा जिले से जो विसंगतियाँ हुई उनको कमलेश जी और सरजीत जी स्पष्ट करेंगे। अतिशेष के संबंध में सरगुजा जिले में जो विसंगति उत्पन्न हुई, उसमें 3 चरण, 3 स्तर की विसंगतियां परिलक्षित हुई। एक जो सबसे पहले दिखाई दिया, जो हमारा नियम और गजट कहता था, जिसका उल्लेख हमारे प्रांत के संयोजक जी ने बताया कि एक तरफ गजट था और दूसरी तरफ युक्तिकरण प्रक्रिया की मार्गदर्शिका थी। सरगुजा जिले में जो हमारा गजट था उसका भी वायलेशन किया गया। हमारा गजट कहता था कि 2008 के हमारे सेटअप लागू हैं और उस सेटअप के अनुसार ही स्कूलों में शिक्षक होंगे। प्राइमरी स्कूल में 1-2 का सेटअप था, 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक। मिडिल स्कूल में 1-4 का सेटअप था, 1 प्रधान पाठक, 4 शिक्षक। हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार सेटअप लागू था। जब सरगुजा जिले में युक्तिकरण की प्रक्रिया की गई तो इस सेटअप का सीधे उल्लंघन किया गया। युक्तिकरण के पैरा में जो चयन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, उसमें कहीं भी ये बात उल्लेखित नहीं थी कि विषय को मानना है या विषय को नहीं मानना। यहाँ पर 105 तक की दर्ज संख्या पर अगर 4 शिक्षक थे, जिन्होंने विषय को शिथिल करके वरिष्ठता क्रम में भी हेराफेरी करके शिक्षकों का चयन किया। दूसरा उन्होंने अपनाया कि जहाँ पर 106 से ज़्यादा की दर्ज संख्या मिडिल स्कूल में है, वहाँ पर उन्होंने पूरा विषय चक्र चलाया। उस विषय चक्र में भी जो विषय चक्र का क्रम था उसका वायलेशन किया, क्योंकि विषय चक्र के क्रम में सबसे पहले अंग्रेजी का विषय आना था। प्रधान पाठक का विषय जो है वह वहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, कला का, हिंदी का, फिर उर्दू, संस्कृत और वाणिज्य का लिया जाएगा। इसमें भी इन्होंने वायलेशन किया। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देना चाहता हूँ। बगिरमा माध्यमिक शाला में वहाँ 6
शिक्षक थे, 169 की दर्ज संख्या थी। वहाँ पर उन्होंने जब विषय चक्र चलाया तो 4 शिक्षक 6 शिक्षक का पद बनता था, जिसमें कि एक कला वाले को उन्होंने हिंदी में समायोजित कर दिया, जो कि सबसे कनिष्ठ जिम्मेदार। तो इस तरह से यहाँ पर भी उन्होंने कई स्कूलों में, एक एग्जाम्पल था लेकिन कई स्कूलों में इस तरह की विसंगतियाँ उन्होंने चक्रीय क्रम में किया और दर संख्या के आधार पर किया। दूसरा चरण, जब यहाँ पर अतिशेष की सूची प्रकाशित की गई, आप देखेंगे सरगुजा जिले में कि व्याख्याता, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक और शिक्षक सबकी कंपाइल सूची जारी कर दी गई, जबकि अलग अलग संवर्ग के लोग थे, अलग अलग जारी करना था। इन्होंने नहीं किया, सारा घालमेल उसमें इन्होंने कर दिया। रात को दूसरे दिन फिर एक नई सूची इन्होंने प्रकाशित किया, उसमें से 40% नाम विलोपित उस सूची से कर दिए गए, कुछ नए नाम उसमें फिर शामिल कर दिए गए। तीसरे चरण में उन्होंने जब काउंसलिंग के लिए अतिशेष की सूची जारी की, उसमें भी बदलाव देखा गया और वह सूची रात को 1:30 बजे प्रकाशित की गई या सुबह 10 बजे से काउंसलिंग के लिए लोगों को बुला लिया गया। कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को नहीं पता चला, कुछ लोग पहुंच पाए और कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। जो लोग नहीं आ पाए उन पे जबरिया काउंसलिंग का अवसर न देते हुए विषय को थोप दिया गया। चौथे चरण में जब ये प्रक्रिया अलग अलग स्तर पे हुई, 5 तारीख को जिला स्तर की काउंसलिंग पीएस और एमएस और लेक्चरर की खत्म हो गई। लेक्चरर की जब काउंसलिंग चल रही थी, हमारा ये युक्तिकरण का जो सचिव स्तर का गाइडलाइन है, उसमें साफ कहा गया था कि काउंसलिंग में सबसे पहले आप विकलांग लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद जो 2 साल जिनकी सेवाएं बच गई हैं उनको बुलाएंगे, फिर महिलाओं को लेंगे, फिर उसके बाद जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको लेंगे। इस क्रमबद्ध जो काउंसलिंग का तरीका था उसका इन्होंने सरेआम उल्लंघन किया। आज आपने कहाँ ज्ञापन दिया और इस प्रेस वार्ता का आयोजन किस लिए किया गया है? आज हम लोग जेडी कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय में गए थे और रैली के रूप में जाके हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया और जो भी विसंगतियाँ थी उनके ध्यान में लाने का प्रयास किया। क्या विसंगति है? सबसे बड़ी विसंगति पूरे इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है। अतिशय समायोजन में व्यापक त्रुटियां की गई। वरिष्ठ को कनिष्ठ बनाया गया, कनिष्ठ को वरिष्ठ बनाया गया, विषयों की अनदेखी की गई, दर्ज संख्या की अनदेखी की गई, अध्यापन कालखंडों की अनदेखी की गई। वर्ष 2008 के सेटअप को पूर्णतः दरकिनार कर दिया गया, जिससे व्यापक स्तर पर विसंगतियां उत्पन्न हुई। क्या परेशानी बन गया? परेशानी व्यक्तिगत अगर देखें तो कम है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से आप उसको जब देखेंगे व्यापक स्वरूप में तो बहुत बड़ी परेशानी है। संस्थाओं की शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इस सत्र में शिक्षकों की व्यापक कमी हुई। जहाँ पे 100 बच्चे हैं प्राथमिक शाला में, यदि वहाँ पे 2 शिक्षक रहेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की अपेक्षा बेमानी होगी। आरोप भी आप लोगों ने लगाया कि पैसा देन वाला काम कर रहे हैं। नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। अपने बैनर पर लिखा युक्तिकरण में धांधली। जी, किस तरह का हो रहा है बताइए। धांधली के लिए हमने स्पष्ट रूप से बताया कि चिन्हांकन में धांधली की गई। जो वास्तव में अतिशेष होने चाहिए उनके नाम छोड़ दिए गए, जिनके नाम अतिशेष सूची में नहीं आने चाहिए वो शामिल किए गए। कुछ लोगों के नाम दूसरी तीसरी अंतिम सूची में शामिल किया गया। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो न तो जिले की सूची में थे, न तो संभाग की सूची में थे, सीधे प्रदेश की सूची में उनका नाम आ गया। तो इस तरीके की धांधलियां हुई चिन्हांकन में। आखिरी सवाल, ना खाता ना बही, जो कहेंगे डीओ और डीओ वही सही, इसका क्या है? इसका अर्थ ये है कि शिक्षक लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी वही मान रहे हैं जो हमारे बीओ और डीओ कह रहे हैं।
हमारे इन कागज़ों पे कोई निराकरण नहीं हो रहा है। रोज़ सैकड़ों आवेदन महिला हमारे शिक्षक साथी हैं, आप जाके देखेंगे जेडी कार्यालय में और वीओ कार्यालय में भीड़ लगी हुई है। इनको पढ़ने वाला कोई नहीं है, इनका निराकरण करने वाला नहीं है। हम जब कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास विगत कुछ दिनों पहले हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, यहाँ कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आपको जिसके पास जाना हो, जिससे शिकायत करना हो, आप जाके कर लें। आप कमिश्नर से शिकायत कीजिए, आप डीपीआई से शिकायत कीजिए, आप मुख्य सचिव से शिकायत कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हम ये चाहते हैं आप हमारे ज़िले के बड़े अधिकारी हैं, हमारी बात सुने। यदि उसमें कुछ संजीदा विषय पाया जाता है, उसमें कोई त्रुटियां हैं, तो आप उसका निराकरण करें। हम शिकायत करने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, आप चूँकि उसके योग्य पदाधिकारी हैं, इस नियत से हम आपके पास आए थे। सरकार के साथ बातचीत हुआ?